क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जनरली जो प्रिंसिपल बहुत सारे मुल्कों में फॉलो किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी वो किसी हद तक है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये मॉन्टेस्को एक फ्रेंच फ़िलासफ़र थे, उनकी फ़िलासफ़ी पे बेस्ड है, ऑल्दो कि उन्होंने ख़ुद ये टर्म यूज़ नहीं की थी सेपरेशन ऑफ पावर्स की, लेकिन उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेशन का अपना रोल है, एग्जेक्टिव का अपना रोल है और जुडिशरी का अपने अपने रोल्स हैं, डोमेन्स हैं, और इनको एक दूसरे से लिंक नहीं होना चाहिए। अगर ये एक दूसरे से लिंक होंगे या एक दूसरे के हायरार्किकल ऑर्डर्स में होंगे तो चेन ऑफ कमांड की वजह से कोई भी इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर सकेगा। इसलिए जो सबसे पहले दुनिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स की वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल वाज प्रेजेंटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ की सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल कंसीडर होती है, दे वर्क्स इंडिपेंडेंटली। फिर वहाँ की एग्जेक्टिव जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंडर है, दे वर्क डिफरेंटली और वो इंडिपेंडेंटली। फिर तीसरी वहाँ पे लेजिस्लेचर है कि जो लेजिस्लेशन करती है। तो ये ओवरऑल सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया दैट इज़ बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। पाकिस्तान के अंदर भी लेजिस्लेटर है, लेजिस्लेचर में जिसको हम नेशनल लेजिस्लेशन के लिए जो है नेशनल असेंबली एंड सेनेट है, जिसको पार्लियामेंट का नाम दिया गया। तो पार्लियामेंट के बेसिकली 3 पिलर्स हैं। नंबर 1 नेशनल असेंबली, जिसको अवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में भेजते हैं, जिनको हम MNA मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली कहते हैं। दूसरा उसका पिलर सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। तो जो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज़ के MPAs हैं वो सेनेटर्स को मुंतखब करते हैं, यानी ये इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है मैसेज की। वो उसमें टोटल 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी सेनेटर्स हैं। हर सूबे का अपना कोटा है और उसकी एक लंबी चौड़ी डिबेट है। उसके अंदर एक यानी जो फिलासफिकल फाउंडेशंस हैं कि हर एक को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। कोई अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली में आ गई, अगर कोई छोटा प्रोविंस है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन इक्वली सेनेट में दी जाए। यानी पंजाब जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 55 to 60% पूरे मुल्क की है, तो उसके पास भी 25 सेनेटर्स हैं या 23 हैं, 2 बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जो रिज़र्व सीट में से आते हैं। और इसी तरह से जो बलूचिस्तान है जो कि शायद 2 to 3% नेशनल पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है, उनकी भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सेनेट के अंदर। फिर उसके बाद तीसरा पिलर जो पार्लियामेंट का है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जिसको नेशनल असेंबली और सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली, सारी पार्लियामेंट जो है वो मिल के उसको इलेक्ट करते हैं और दैट रिप्रेजेंट द ओवरऑल कंट्री। तो उसके पास यानी वो तीसरा पिलर है, यानी पहले लॉ नेशनल असेंबली या सेनेट में से ओरिजिनेट हो सकता है, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, अपर हाउस या लोअर हाउस में से ओरिजिनेट हो सकता है, फिर दूसरे हाउस के पास जाएगा और वहाँ से भी अगर पास हो गया दोनों हाउसेस से, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है और फिर लॉ बनता है। दूसरा टीयर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, जिसके अंदर जिनको हम मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली पाकिस्तान में कहते हैं या MPAs, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेशन करते हैं। तो ये दूसरा टीयर्स ऑफ गवर्नेंस है, जिसके अंदर एक सेपरेट एग्जेक्टिव भी होती है। अच्छा, तीसरा जो है वो जिसको हम लोकल गवर्नेंस भी कहते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस के थ्रू आते हैं, तो उसको लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो सिटी गवर्नमेंट है, जिसके अंदर काउंसलर मुंतखब होकर ज़िला नाज़िम और ये सब जाते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट की हद तक इनके पास अथॉरिटीज़। सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के मुताबिक एग्जेक्टिव जो है जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, तो एग्जेक्टिव पाकिस्तान में अगेन 3 टीयर्स पे, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। उसके अंदर फेडरल कैबिनेट होती है, जिस पे आगे फर्दर कैटेगरीज़ हैं जो कि शायद आप में से ज़्यादातर लोग हों, और उनका काम जो है वो पूरे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, लॉ इन्फोर्समेंट, पॉलिसिंग, ये काम है फेडरल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो प्रोविंशियल पॉलिसीज़ हैं और कम्युनिटी या सिटी लेवल की गवर्नेंस के लिए जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर थोड़े से हिस्सों में ज़्यादातर तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन कहीं कहीं जैसे खासादार्स हैं, लेवीज़ हैं, उनका भी रोल है जो कि कम्युनिटी लेवल पे।
तो ये एग्जेक्टिव है, यानी यहाँ पे जो लेजिस्लेशन की जाती है वो पार्लियामेंट करती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एग्जेक्टिव करती है, और लॉज की इंटरप्रिटेशन जुडिशरी करती है। यानी सेपरेशन ऑफ पावर के मुताबिक जो तीसरा इम्पोर्टेंट पिलर है वो जुडिशरी है। अब जुडिशरी का काम जजमेंट्स है, यानी पहले जो पुलिस प्रोसिक्यूशन के थ्रू किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ जजमेंट देना, या फिर इंडिविजुअल की अपील्स को सुनना, हायर कोर्ट्स में अपीलेंट्स कोर्ट भी कहलाती हैं, और तीसरा इसकी लीगल यानी जो लॉज हैं उनकी इंटरप्रिटेशन देना। और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन देती है, लीगल इंटरप्रिटेशन भी देती है, और लोअर कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं उनको अपील्स भी वहाँ पे जाती हैं। इसके अलावा उनका काम लीगल इंटरप्रिटेशन भी है। जुरिस्डिक्शन हर एक की अपनी है, हर एक की अपनी अपनी पावर्स हैं। जो लेजिस्लेचर है या पार्लियामेंट है उसका काम लॉ बनाना है, लॉ को चेंज करना है, लॉ को मॉडिफाई करना है, या किसी लॉ को ख़त्म करना है। जो जुडिशरी है उस लॉ के मुताबिक एक्ट करना है, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट है उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करना है। जब ये मैं बात कर रहा हूँगा तो शायद आप में से, आप स्टूडेंट्स के माइंड में या इंडिविजुअल कोई भी जो इसको सुन रहा होगा उसके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन कि यार ये तो बड़ा आइडियल सिस्टम है, देयर शुड बी एवरीथिंग ऑल राइट। प्रोफेसर साहब पता नहीं जो चैलेंज हैं उनकी बात ही नहीं कर रहे, यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो ये हर एक के अपने अपने चैलेंज हैं, यानी पार्लियामेंट के अपने चैलेंज हैं, और एग्जेक्टिव के अपने प्रॉब्लम्स हैं, और फिर इसी तरह से जुडिशरी के अपने चैलेंज हैं। तो मैं सबसे पहले लेजिस्लेचर की बात करूंगा। बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि ये जो पार्लियामेंट बनाई जाती है वो लोगों के लिए होती है। अक्सर आपने सुना होगा डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड सो एंड सो। तो क्या ये प्रो पीपल लेजिस्लेशन करती है? मेरा ख्याल है कि शायद हमें अभी भी एवोल्यूशनरी स्टेजेस से गुजरना होगा कि जिसमें बाकी प्रो पीपल लेजिस्लेशन हो, ना कि टू प्रोटेक्ट द वीआईपी इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने कहा कि शुरू में ही हमारी छोटी सी डिस्कशन मैंने इनिशिएट की, जिसके अंदर यह था कि कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्ट कहता है कि ये पावर एलीट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पीनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। तो क्या लेजिस्लेशन जो है वो भी उसी तरह से है? फिर पार्लियामेंट के अंदर ये अभी तक शायद रियलाइजेशन नहीं है कि बहुत सारे लॉज जो हैं वो 1860s में बने हुए हैं, बहुत सारे पीनल कोड्स जो हैं 1860s के हैं। तो वक्त के साथ साथ उनमें चेंजेस क्या आ रही हैं? मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। क्या आज के दौर में वीडियो एविडेंस या फोरेंसिक एविडेंस इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस? क्या उसके ऊपर हमारी पार्लियामेंट में कभी डिबेट हुई? क्या उसको अपडेट किया गया? तो ये एक चैलेंज है जो पार्लियामेंट के लिए है कि प्रो पीपल लेजिस्लेशन होगी तो उसकी ऑनरशिप बढ़ती जाएगी, लोगों में भी, गवर्नमेंट में भी, और जुडिशरी में भी। और जब ऑनरशिप बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि इस इंस्टीट्यूशन की एक्सेप्टेबिलिटी, इसका रोल और ऑनरशिप बढ़ती शुरू हो जाएगी। इसी तरह एग्जेक्टिव के अपने मसले हैं, एफिशिएंसी है, गवर्नेंस के सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, और साथ में रिसोर्सेज भी। तो ये गवर्नमेंट के लिए या एग्जेक्टिव के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या उनके पास वो इस तरह से सोच रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जनरेट करने हैं और फिर उनको चैनलाइज करना है, मोबिलाइज करना है, ताकि लोगों को सर्विस डिलीवरी दे सकें। तीसरा, जुडिशरी के अंदर अक्सर जो कंप्लेंट है पूरे मुल्क के अंदर वो ये होती है कि डिले ऑफ जस्टिस इज़ डिनाइड ऑफ जस्टिस। अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे लोअर कोर्ट्स के अंदर या लोअर जुडिशरी के अंदर ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको मेरा ख्याल है कि चूँकि सेपरेशन ऑफ पावर्स है तो हायर जुडिशरी को या एग्जेक्टिव को हायर जुडिशरी के जो एग्जेक्टिव फंक्शनरीज हैं उनको इस पे सोचने की ज़रूरत है कि क्या वो वाकई डिले ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में अप्लाई होता है या नहीं होता। अगर डिले ऑफ जस्टिस है तो उसके लिए कौन सा मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया जाए कि जो फास्ट स्पीडी जस्टिस लोगों को देना शुरू करें, और उससे भी ऑनरशिप बढ़ेगी। तीसरा, पेंडेंसी ऑफ केसेस। कुछ अर्सा पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान दिया था कि मुल्क के अंदर पेंडेंसी ऑफ केसेस
बहुत ज़्यादा। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शायद उस वक्त 1.5 या 2 लाख के करीब पेंडेंसी केसेस थे, यानी हायर कोर्ट्स के अंदर पेंडेंसी केसेस की ये रेशो थी, तो लोअर कोर्ट्स तो बिल्कुल भरे पड़े हैं। कम कोर्ट्स हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उनके लिए जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। कहीं कहीं इंसानी एलिमेंट ज़रूर होता है, लेकिन कहीं कहीं जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। कि मिसाल के तौर पे एक सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख थी, अब 10 लाख हो गई है, लेकिन कोर्ट्स, जजेस, ऑनरेबल जजेस की वही नंबर है, कोर्ट्स का वही नंबर्स है, तो उसके लिए क्या रिसोर्स एलोकेट किए गए हैं। और फिर बाज़ औक़ात हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे चैलेंज फेस करना पड़ते हैं। वो चैलेंज क्या है? मिसाल के तौर पे अगर तो कहीं किसी इंस्टीट्यूशन की रिप्यूट आ रही होगी या कुछ गेन्स होंगे, तो वो इंस्टीट्यूशन अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड कर देता है। वो कहता है मेरा यहाँ पे रोल ज़्यादा है, और दूसरा इंस्टीट्यूशन कहता है मेरा रोल ज़्यादा है। लेकिन कहीं पे अगर कोई लॉसेस होंगे तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दूसरा कहता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑफेंस अनफॉर्चुनेटली मोटरवे पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन में होगा, या कुछ ग्रे एरियाज़ होते हैं कि सर्टेन पार्ट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है और सर्टेन पार्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास है, तो वो अगर उस पेरिफेरी ग्रे एरिया में हो जाएगा तो दोनों कहते हैं नहीं नहीं, ये ऑफेंस हमारे से रिलेटेड नहीं, दूसरा कहते हैं ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो ये इस तरह के भी सीरियस चैलेंज हैं। फिर हमारा लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, अनफॉर्चुनेटली, चूँकि हमारी नेचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी है, जहाँ रिवेंज, जहाँ एक इंसिडेंट दूसरे को ट्रिगर करता है, दूसरा तीसरे को करता है, तो एक वायलेंस साइकिल शुरू हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस। तो हमें उसको भी रोकने की ज़रूरत है और अंडरस्टैंड, ये सारे चैलेंज हैं जो हमारे पीनल सिस्टम के हैं। फिर इसी तरह से जो विद इन द एग्जेक्टिव पुलिस के चैलेंज हैं, वो हम जब पुलिस को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हमारे इम्प्रिजनमेंट के चैलेंज हैं, प्रिजन सिस्टम के अंदर चैलेंज हैं, रिसोशलाइजेशन के चैलेंज हैं। तो हर जगह पे चैलेंज हैं जिनको हम अगले टॉपिक्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।